हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां भारतीय सेना प्रमुख का अमेरिका में जोरदार स्वागत। किलर ड्रोन के बाद बहुत बड़े प्लान की तैयारी, चीन पर कसेगी नकेल। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पाकिस्तान ने मुसलमानों को लेकर प्रोपेगेंडा चलाया, इंडिया को अरब से दूर करने की कोशिश की लेकिन हुआ नहीं। अबू धाबी मंदिर पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट का सबसे बड़ा बयान। साथ ही साथ आपको बताएंगे चीन और पाकिस्तान बनाने जा रहा हंगोर क्लास सबमरीन कराची में निर्माण हुआ शुरू, भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे भाकियू प्रधान डल्लेवाल का वीडियो आया सामने, जिसमें कहते नजर आए हैं कि मोदी के बढ़ते हुए ग्राफ को नीचे लाने का है मकसद, जिसके बाद अब आंदोलन पर ही खड़े हो रहे हैं सवाल। आखिर आंदोलन मोदी को गिराने की हो रही है या फिर वाकई में जेन्युइन हो रही है, इस पर सबसे बड़े सवाल उठे हैं। दोस्तों, आपको सारी जानकारियां बताएंगे, बस बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां भारतीय सेना प्रमुख का अमेरिका में जोरदार स्वागत। किलर ड्रोन के बाद बहुत बड़े प्लान की है तैयारी, चीन पर कसेगी नकेल। बता दें, अमेरिका के दौरे पर पहुंचे भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी का अमेरिका में जोरदार स्वागत किया गया। जनरल मनोज पांडे जी ने अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज और वरिष्ठ कमांडरों के साथ मुलाकात की है। दोनों ही देशों के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने दुनिया भर में शांति को बढ़ाने और द्विपक्षीय महत्व के मुद्दों पर लंबी बातचीत की है। भारतीय सेना प्रमुख ऐसे समय पर अमेरिका पहुंचे हैं जब 31 किलर प्रीडेटर ड्रोन को लेकर समझौता अपने अंतिम चरण में है। वहीं चीन के साथ अमेरिका और भारत दोनों का ही तनाव अपने चरम पर है। चीन अमेरिका और भारत दोनों के ही खिलाफ जमीन से लेकर समुद्र तक में बड़े पैमाने पर सैन्य तैयारी कर रहा है। माना यह जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान जनरल पांडे जी ने हथियारों के संयुक्त उत्पादन, लंबी दूरी तक मार करने वाले तोप के गोले से लेकर स्ट्राइकर आर्म्ड इन्फेंट्री व्हीकल को लेकर बात की है। जी हां, चीन के साथ युद्ध के बढ़ते खतरे के बीच अमेरिका उस पर अपनी निर्भरता को घटाना चाहता है, साथ ही अपनी सैन्य तैयारी को मजबूत करना चाहता है। जी हां दोस्तों, ऐसे में जनरल मनोज पांडे जी को ऑल द बेस्ट कहना आप लोग मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां पर कतर से लाइव अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पीएम मोदी का हुआ औपचारिक स्वागत, शासक शेख तमीम के साथ बैठक में हुए पीएम मोदी जी शामिल। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुधवार देर रात कतर की राजधानी दोहा पहुंच गए। यहां उन्होंने अपने समकक्ष शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच भारत और कतर के संबंधों को बढ़ाने पर बात हुई। पीएम मोदी ने इस बैठक को शानदार करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर यात्रा पर विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि पीएम के कार्यक्रम के 3 प्रमुख और महत्वपूर्ण तत्व से प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिकी दीवान में औपचारिक स्वागत किया गया, जहां कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने उनका स्वागत किया। जी हां दोस्तों, अब ऐसे में आपको बता दें, अबू धाबी के मंदिर को देख यूनाइटेड अरब अमीरात के पाकिस्तानी मुस्लिम हैरान, जमकर की भारत और मोदी की तारीफ, कहा भारत में भी नहीं होगा ऐसा मंदिर। जी हां दोस्तों, यूएई एक मुस्लिम देश है, लेकिन यहाँ एक भव्य हिंदू मंदिर बन गया है। यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन बुधवार को पीएम मोदी ने किया। पीएम मोदी ने इसे मानवता को समर्पित करते हुए साझा विरासत का प्रतीक बताया। इसके अलावा उन्होंने यूएई को इसके लिए धन्यवाद दिया। यूएई की बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा दूसरे देशों से आए लोगों से बना है, जिसमें भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी सबसे ज्यादा हैं। मंदिर बनने के बाद यहाँ पहुंचे पाकिस्तान के मुस्लिमों ने भी हैरानी जताई है। यूएई का मंदिर सह अस्तित्व की मिसाल है, क्योंकि इस मंदिर को बनाने में लगभग सभी धर्मों का योगदान रहा है। तो वहीं मंदिर खुलने के बाद अब यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय भी, मुस्लिम लोग भी पहुंच रहे हैं। काम करने वाले कारीगरों में मुस्लिम भी रहे हैं। तो वहीं टाइम्स नाउ नव भारत की रिपोर्ट में मंदिर में लाइटें लगाते शख्स ने अपना नाम आजाद बताया। वहीं मंदिर को देखने गए कुछ लोगों से बात की गई तो वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान निकले, जो इसकी भव्यता की तारीफ करने में खुद को रोक ना सके। जी हाँ, एक व्यक्ति ने कहा, मुस्लिम व्यक्ति ने, कि क्योंकि ये बेहद कमाल बना हुआ है, इसीलिए मैं सुबह से इस मंदिर को देखे जा रहा हूँ और इस मंदिर से मेरी निगाहें नहीं हट रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमें ऐसा लगता है कि शायद ऐसा मंदिर इंडिया में भी नहीं बना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये कहना था पाकिस्तानी शख्स का। ऐसे में पाकिस्तानी भी भारत की जमकर तारीफ कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अबू धाबी मंदिर पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट का कहना है कि पाकिस्तान ने मुसलमानों को लेकर प्रोपेगेंडा चलाया, इंडिया को अरब से दूर करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अरब देशों में दौरों की पाकिस्तान में खूब चर्चा हो रही है। इसी बीच पाकिस्तान के बैरिस्टर हामिद बशानी ने कहा कि भारत को अरब देशों से दूर रखने की कोशिश की गई, लेकिन दूर रखा ना जा सका। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया कि इंडिया में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, ताकि अरब देशों से उसका कोऑर्डिनेशन ना बढ़ सके। जी हां दोस्तों, अगली खबर आपको बताते, जहां चीन और पाकिस्तान बनाने जा रहा हंगोर क्लास सबमरीन कराची में निर्माण हुआ शुरू, भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा। बता दें, भारत के 2 सबसे बड़े दुश्मन चीन और पाकिस्तान मिलकर एक नई किलर सबमरीन बनाने जा रहे हैं। कराची में इस हंगोर क्लास सबमरीन के निर्माण का काम शुरू हो गया है। पाकिस्तान चीन की तकनीकी मदद से इसे कराची बंदरगाह पर बनाने जा रहा है और बुधवार को इसकी शुरुआत हो गई है। पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ की मौजूदगी में इस पनडुब्बी का निर्माण शुरू होगा। हंगोर क्लास की यह दूसरी पनडुब्बी होगी। पाकिस्तान ने चीन के साथ 8 ऐसी पनडुब्बियों का समझौता किया है। इनमें से
4 का निर्माण चीन में चल रहा है और 4 का कराची में होना है। हिंद महासागर में फुफकार रहे चीन और पाकिस्तान की ये पनडुब्बियां भारत के लिए बड़ा खतरा मानी जा रही है। अगली खबर बता दें, तुर्की के खलीफा एर्दोगन की अकड़ पड़ी ढीली, भारत के दोस्त सीसी के आगे झुके, 12 साल बाद मिस्र संघ की दोस्ती। बता दें, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन करीब 12 साल बाद पड़ोसी मिस्र की यात्रा पर पहुंचे हैं। इतने वर्षों से इन दोनों ही बेहद अहम मुस्लिम देशों तुर्की और मिस्र के बीच काफी तनाव चल रहा था। मुस्लिम देशों का खलीफा बनने के सपने देख रहे तुर्की के राष्ट्रपति मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से नाराज थे। दरअसल साल 2013 में अल सीसी ने अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ तख्ता पलट कर दिया था और सत्ता पर कब्जा जमा लिया था। अल सीसी को मिस्र की शक्तिशाली सेना का समर्थन मिला हुआ था। मुर्सी एर्दोगन के करीबी मित्र थे और यही वजह थी कि तुर्की के राष्ट्रपति ने अल सीसी के साथ दुश्मनी कर ली। इतने सालों के बाद अब एर्दोगन को अपनी गलती समझ में आ गई और वो खुद अल सीसी से मिलने के लिए बुधवार को काहिरा पहुंच गए हैं। एर्दोगन के इस कदम को पश्चिम एशिया में क्रांतिकारी माना जा रहा है। तुर्की और मिस्र दोनों ही क्षेत्रीय ताकतें और इनके बीच ये दोस्ती तब हो रही है जब गाजा में इजराइल जमकर हमले कर रहा है। इजराइल के खिलाफ मिस्र और तुर्की ने बयान दिया है। मिस्र के राष्ट्रपति ने एर्दोगन का जोरदार स्वागत किया। एर्दोगन और सीसी दोनों ही कई साल से एक दूसरे को अवांछित व्यक्ति करार दे रखा था। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, भारत के इस पड़ोसी देश में हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों जोर पकड़ रही है। बता दें, नेपाल में भारत की हर पार्टी और विचारधारा का प्रभाव पड़ता है। नेपाल पर पड़ रहा हिंदुत्व का प्रभाव भी इससे अलग नहीं है। यही वजह है कि अब वहाँ हिंदू राष्ट्र की मांग जोर पकड़ती जा रही है। भारत के वामपंथियों का संबंध नेपाल के वामपंथी और माओवादियों से रहा है, समाजवादियों का रहा है और अब हिंदुत्व की राजनीति भारत में सत्ता में है तो उनका प्रभाव ज्यादा है। हिंदुत्व की राजनीति का ये असर पड़ा है कि नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने के बाद से नेपाली कांग्रेस के कुछ नेता हिंदू राष्ट्र की बहाली के लिए अभियान चला रहे हैं। हाल ही में नेपाली कांग्रेस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सनातन हिंदू राष्ट्र नेपाल स्थापना अभियान हमारा मुख्य एजेंडा है। इसके अलावा नेपाली कांग्रेस के कई प्रभावशाली नेताओं ने भी बार बार हिंदू राष्ट्र के प्रति अपना समर्थन और संघीय शासन प्रणाली के खिलाफ विरोध व्यक्त किया है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल 1962 के संविधान के तहत हिंदू राष्ट्र बना था और इसे बनाने वाले किंग महेंद्र थे। नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद संवैधानिक व्यवस्था की नींव पड़ने के साथ ही नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर स्थापित हुआ। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि नेपाल में भी आरएसएस हिंदू स्वयं सेवक संघ के नाम से काम करता है, यानी एचएसएस के नाम से कार्य करते हैं। एचएसएस नेपाल में मधेशियों और पहाड़ियों की लड़ाई, भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद के साथ साथ तमाम समस्याओं के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराता रहा है। भारत में आरएसएस की मासिक पत्रिका 5 जन निकलती है, उसी तरह नेपाल में एक पत्रिका हिमाल दृष्टि नाम से निकलती है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, चीन के पर्यटकों को गुलाब, भारतीयों को निकाल रहा देश से बाहर। मालदीव के जहरीले राष्ट्रपति मुइजू की ये नापाक चाल से आपको करवाते अवगत। दरअसल भारत और मालदीव के बीच चल रहे तनाव के बीच राष्ट्रपति मुइजू की सरकार ने 43 भारतीयों को देश से निकाल दे दिया। मुइजू सरकार का दावा है कि इन भारतीयों ने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है और ड्रग्स के अपराध में शामिल थे। ये उन्होंने कहा कि मालदीव में अवैध काम चल रहे थे और उनको बंद कराया जा रहा है। मालदीव ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब भारत के साथ उसका तनाव अपने चरम पर है। मालदीव ने भारतीयों के अलावा 25 श्रीलंकाई समेत कुल 186 विदेशियों को डिपोर्ट किया है। इस बीच भारत के लोग जहां निकाले जा रहे हैं तो वहीं मुइजू सरकार चीन के पर्यटकों का रेड कारपेट करके वेलकम कर रही है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। यही नहीं, चीन की शिया मेन एयरलाइंस ने मालदीव से चीन के बीच चार्टर फ्लाइट शुरू कर दी है। जी हाँ, इससे पहले मुइजू चीन की यात्रा पर गए थे और उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ज्यादा पर्यटक भेजने के लिए गिड़गिड़ाए थे। इस गुहार के बाद अब चीन बहुत तेजी से अपने पर्यटक मालदीव भेज रहा है तो वहीं भारत के लोगों को निकाल रहा है मालदीव से बाहर। बहरहाल चीन के इस डबल स्टैंडर्ड और चीन के इस दोगलापन को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? न चाहते हुए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, करना पड़ रहा है मालदीव को लेकर। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, जहां भारतीय पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट की कोशिश में लगा हुआ है मालदीव। बहरहाल अगर आप भी मानते हैं कि कोई बात नहीं, भारतीयों को वहां जाने की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ आपको अगली बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया ब्लॉक को एक और तगड़ा झटका। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर की सभी सीटों पर अकेले लड़ूंगा चुनाव। जी हाँ, इंडिया ब्लॉक को लोकसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव सभी सीटों पर अकेले लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिए हैं कि वो भविष्य में एक बार फिर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन किए बिना अपनी योग्यता के आधार पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने एनडीए में लौटने की संभावना से इनकार नहीं किया। जम्मू कश्मीर के अनुभवी नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत गठबंधन के घटकों के साथ सीट साझा करने की बातचीत विफल हो गई है। जी हाँ, अगली खबर बता दें, भाकियू प्रधान डल्लेवाल का वीडियो आया सामने। कहा, मोदी के बढ़ते ग्राफ को नीचे लेकर आना है मकसद। जी हाँ, अब आंदोलन पर ही खड़े हो रहे हैं। इस बयान के बाद सवाल बता दे, 3 दिन से पंजाब हरियाणा की सीमा पर बैठे भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर और पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का मकसद किसानी मुद्दों की तरफ केंद्र सरकार का ध्यान खींचना था या राजनीति करना, ये सवाल खड़े होने लगे हैं। भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल
का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उसको नीचे लेकर आना है। वीडियो में डल्लेवाल कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि मैं गाँव में बात करता था, मौका बहुत थोड़ा है और मोदी का ग्राफ बहुत ऊंचा, क्या थोड़े दिनों में हम ग्राफ नीचे ला सकते हैं। जब इस संबंध में डल्लेवाल से बात की गई तो उन्होंने ना तो इस वीडियो को गलत बताया और ना ही सही। उनका कहना था ये मेरा आधिकारिक बयान नहीं है। डल्लेवाल कहते हैं कि सरकार अहंकारी है, किसानों के प्रति सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है, किसानों पर मोर्टार से हमले किए गए हैं। तो वहीं प्रदर्शन होने पर आंसू गैस के गोले तो चलाए जाते थे, लेकिन मोर्टार से हमला नहीं किया जाता था। वहीं डल्लेवाल के वीडियो से पूरे किसान आंदोलन पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, लोगों में चर्चा इस बात को लेकर थी कि आखिर अचानक ही इतना बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा हो गया। देखते ही देखते बिना किसी के खबर के अचानक ही किसान का आंदोलन इतना बड़ा कैसे हो गया, ये सवाल तो उठ ही रहा था। 2020 में 3 कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के 34 किसान संगठन विरोध कर रहे थे, जबकि आंदोलन मात्र 2 किसान संगठनों द्वारा किया जा रहा है, तब भी आंदोलन इतना बड़ा हो गया। दोस्तों, ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजनीतिक मंशा के तहत किसानों ने शुरू किया है ये आंदोलन, या फिर कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा किसानों का दुरुपयोग किया जा रहा है, किसानों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है इस आंदोलन में। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। क्या किसानों के आड़ में वो अपनी इच्छा पुराना चाहते हैं? देखते दोस्तों भारतीय जनता क्या कहती है इस मुद्दे पर। बहरहाल ये भी की सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहां तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।